हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 पे मैं आ चुका हूँ। 3 मार्क्स क्वेश्चंस चल रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे होमवर्क वगैरह देने की भी। ठीक है, चलिए 25वां सवाल मेरे हिसाब से। सवाल क्या है? ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। एक 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जो कि 50 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये छोटा सा उसका डायग्राम रहा, 50 वोल्ट से कनेक्टेड है, 12 पिकोफैराड। ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? क्वेश्चन मार्क। आसान बात, आपने सी दे दिया, आपने उसका वी भी पता कर दिया, क्योंकि 50 वोल्ट से कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट हो जाएगा। तो आप एनर्जी निकाल लेंगे हाफ सी वी स्क्वायर से। हाफ सी की वैल्यू है 12, पी को वी स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ये 2 6 12, 6 इंटू 10 की पावर -12 और ये हो जाएगा 2500। 25 छक्के 25 चौक 100, 150 इंटू 10 की पावर -10 जूल। सिंपल। हाफ सी वी स्क्वायर 1/2 सी वी स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी भी हम कैलकुलेट करके इसको भी अप्लाई कर सकते थे अगर हमको इसका चार्ज पता चले तो उसके लिए हमको पहले क्यू बराबर सी भी लगाना पड़ता। चार्ज निकालने के लिए इसका सी 12 पिकोफैराड है, पोटेंशियल 50 है, तो यहां से हम उसका चार्ज निकालते, फिर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से उसकी एनर्जी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो इसकी एनर्जी मैंने मिटा दिया, हो सकता है यूज हो आगे। कितना आया एनर्जी? 150 10 की पावर -10 जूल। चलिए आगे क्या दिया गया है? ये तो 12 पिकोफैराड में आई है इतनी एनर्जी। जब हमने 12 पिकोफैराड को 50 वोल्ट से कनेक्ट किया तब वो चार्ज हुआ बैटरी से, और बैटरी ने वर्क किया होगा चार्ज करते समय, क्योंकि बैटरी बार बार पॉजिटिव चार्ज जब डालेगी तो उसको वर्क करना पड़ेगा। जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज होगा प्लेट का, वो एडिशनल पॉजिटिव चार्ज को आने में दिक्कत देगा, तो बैटरी जबरदस्ती करेगी तो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ द अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैराड इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद इट with the same battery across the combination, find the charge stored and the potential difference across the each capacitor। आसान सवाल है, 2 सवालों का संगम बना दिया है। अगर 12 पिकोफैराड के साथ एक 6 पिकोफैराड भी हम कनेक्ट कर दें और बैटरी उतनी ही रखें 50 वोल्ट की, तो आपको क्या बताना है? Find the charge stored and the potential difference of each capacitor. Find the charge stored and the potential difference of each capacitor. एनर्जी ऐसे ही इन्होंने अपनी तफरी के लिए निकलवा ली थी, है ना, उसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहले आप निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। सीरीज में है तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, सीरीज में है तो ऐसे निकालेंगे। 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/c1 + 1/c2, सो हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा 1 + 2 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/12 यानी 1/4, तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 पिकोफैराड। ये है इसका टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटेंस तो हमेशा निकाला ही जाता है, चाहे पूछें चाहे ना पूछें, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो भी c इक्विवेलेंट यूज होता है। अब टोटल चार्ज निकाल लिए, Q बराबर सी वी लगाएंगे, C टोटल V टोटल। C बताइए टोटल कितना आया था? 4 पिकोफैराड, 4 पिको। टोटल V कितना है? 50। 50 चौकू 200 इंटू 10 की पावर -12 पिको कूलम्ब। ठीक है, अब ये 200 10 की पावर -12 चार्ज इस बैटरी से निकलेगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज है, क्योंकि इसमें मैंने C टोटल यूज किया है, टोटल इक्विवेलेंट, तो ये टोटल चार्ज आएगा। ये टोटल चार्ज यहां से निकलेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, दोनों कैपेसिटर में इतना इतना चार्ज जाएगा। सीरीज में है, चार्ज सेम होगा। 200 10 की पावर -12 इसमें भी चार्ज होगा, 200 10 की पावर -12 इसमें भी चार्ज होगा। तो हमने चार्ज कितना होगा ये बता दिया। अब बताना है V पोटेंशियल, तो V1 यानी इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल हो जाएगा Q/C Q1 C1
इसके अंदर चार्ज है 200 10 की पावर -12, जिसको हम पिको बोलते हैं, और इसका C है 12 पिको, पिको पिको ख़त्म, 2 6 12, 200, 2 3, 250, और ये हो जाएगा 50/3 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही हम उसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। V2 बराबर Q2/C2, Q बराबर CB होता है तो V बराबर Q/C होगा, है ना। चलिए तो बताइए भैया उसका चार्ज कितना है। उसके अंदर भी चार्ज 200 पिको गया है, उसका कैपेसिटेंस कितना है 6 पिको, पिको खत्म, और यहां से हमें इसका वोल्ट मिल जाएगा 100/3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आप आराम से अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, उसमें उनको सॉल्व करिए कॉपी पे। अगर आप क्लास को देख के सॉल्व करेंगे तो आई थिंक कि आप लगभग सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं अपनी तरफ से कि आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों 12th क्लास में हमको बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं। फिजिक्स एक तो साइंस का सब्जेक्ट है और इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। चैप्टर वाइज एक ही बार सॉल्व होगी जो कि आपके सामने चल रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ऐसा सोच के बैठा हो कि अभी तो ये एक बार और करवाएंगे बोर्ड से पहले ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। अभी आप अगर लाइटली ले रहे हैं ऐसा सोच के कि बोर्ड से पहले कराएंगे, तो बहुत सारा मटेरियल रहता है 12th में कराने को। चैप्टर वाइज को पढ़ने से आप 95 तक पहुंच जाएंगे, उससे आगे निकालने की हम कोशिश इसके बाद में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेजर पार्ट होता है, यहाँ तक तो पहुंचना चाहिए, उसके बाद की बात फिर देखते हैं। तो सभी लोग पढ़ते रहें अच्छे से साथ साथ। अगला है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटर X एंड कैपेसिटर Y हैव सेम एरिया एंड द सेम सेपरेशन बिटवीन देम। जो प्लेट्स हैं उनका एरिया सेम है और ये दूरी भी सेम है। इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस होता है A/0/d। एरिया सेम, दूरी सेम, तो कैपेसिटेंस भी लगभग सेम हो जाएगा। C और C कह रहे हैं कि X हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स बट Y कंटेन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ K बराबर 4। X के पास तो एयर है लेकिन Y के पास K बराबर 4 का एक डाइलेक्ट्रिक उसमें डाल दिया जाता है। इसका मतलब X का कैपेसिटेंस C होगा तो Y का कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें K बराबर 4 वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। डालने से पहले दोनों का कैपेसिटेंस सेम था, उसके बाद वो 4 गुना हो गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया किया आपने। Calculate the capacitance of each capacitor if the equivalent capacitance of the combination is 4 माइक्रोफेराड। अगर इसका कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफेराड हो तो ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालिए। बहुत आसान है, कुछ समझ में आ रहा है वही करिए। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सीरीज में लिखे हैं तो इस प्रकार से लिख देंगे 1/C1 + 1/C2। इक्विवेलेंट कितना है 4 दिया गया है। 1/C1 की वैल्यू C है जबकि C2 की वैल्यू 4C है, क्योंकि वो 4 गुना इसलिए हुआ क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है। आइए देखिए 4C 4 + 1 है ना। तो 1/4 हो जाएगा 5/4C। आई लूज माई 4, तो हो जाएगा C बराबर 5 माइक्रोफेराड। C की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड आ गई जब हमने C1 और C2 की वैल्यू C और 4C रखी, क्योंकि सेम कैपेसिटर था, बस K बराबर 4 रख दिया है, तो इसको हम C और इसको 4C लिख सकते हैं। और सॉल्व करके हमने 5 माइक्रोफेराड इसकी वैल्यू निकाल ली, 5 माइक्रोफेराड। तो 4 गुना 5 चौकू 20 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये हमने इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस निकाल के बता दिए। आइए चलिए रफ्तार में थोड़ा सा और क्या करना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। X का पोटेंशियल डिफरेंस और Y का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालिए। इसका पोटेंशियल जो बैटरी लगा है वो 15 वोल्ट का लगा हुआ है। अब बताइए X का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Y का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
अब हम सभी लोग जानते हैं कि V हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसके लिए हमें Q चाहिए होगा। तो हम लिखेंगे Q टोटल बराबर C टोटल V टोटल। C टोटल 4 माइक्रो था जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, इन दोनों का इक्विवेलेंट, और V है इसका 15, तो हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम, जो कि चार्ज बैटरी निकालेगी, इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, दोनों में 60 माइक्रो कूलम चार्ज जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल X का क्या होगा? V बराबर Q अपॉन C। इसके अंदर चार्ज कितना गया? 60 माइक्रो। इसका C कितना है? 5 माइक्रो। माइक्रो माइक्रो कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 वोल्ट। कितना पोटेंशियल हो गया? 12 वोल्ट। बचा 3 वोल्ट, क्योंकि टोटल 15 था तो 3 वोल्ट इसके अंदर होगा। चाहिए तो आप निकाल के देख सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ Y क्या होगा? Q अपॉन C। उसका चार्ज बताइए, 60 माइक्रो। C बताइए, 20 माइक्रो। माइक्रो माइक्रो खत्म, 0 0 खत्म, कितना बचा? 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह हमने दोनों का पोटेंशियल भी निकाल लिया। कुछ और भी बताना है क्या? तीसरा पार्ट इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और आई थिंक हर स्कूल में इसको पूछा जा चुका है। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्स एंड वाई। एनर्जी का रेशियो बताना है, एक्स में कितनी एनर्जी है, वाई में कितनी एनर्जी है। आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, आप डरेंगे नहीं। एक्स की एनर्जी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो निकालना है। बाई का हो जाएगा, तो आप C की वैल्यू लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। इसका C कितना है? 5 माइक्रो। इसका वोल्ट था 12, है ना, तो 12 का स्क्वायर। हाफ उसका C बताइए कितना है? 20 माइक्रो। उसका वोल्ट कितना था? 3 का स्क्वायर। तो हाफ हाफ जाएगा, जब ये भाग लगेगा माइक्रो माइक्रो जाएगा। 5 का 5, 5 चौको 20, तो 5 का 5, 5 चौको 20, और ये क्या हो जाएगा? हो EX अपॉन EY हो जाएगा। ये यहाँ तो केवल 12 का स्क्वायर बचा, 144, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4, 4 × 9। काट डालिए और आंसर निकालिए। ठीक है, 4 3 12, 4 8 जा क्या रही है? 4 3 12 बचा क्या? 4 6 24, 9 चौकू 36, तो 4:1, दिस इज द आंसर। एनर्जी का रेशियो। ठीक है, सही हुआ ना? ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए एक बार, गुणा भाग। कुल मिला के आपको इसका C पता था, इसका Q भी पता था, इसका V भी पता था। आप चाहें जो फॉर्मूला लगा लें, एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, आप इसकी एनर्जी निकाल लेंगे और इसकी भी निकाल लेंगे, तो रेशियो भी पता ही चल जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। रफ्तार में आगे बढ़ते हैं, आलस से काम नहीं चलेगा। 27वां सवाल कब पूछा गया? ये 2016 में। बहुत बढ़िया। 27वां सवाल, ये आपकी कॉन्सेप्ट को चेक करेगा। कठिन नहीं है, कठिन होता तो हम ही नहीं कर पाते। क्या दिया गया है? एक बैटरी बनाया हुआ है जो कि सही से नहीं बनाया है, गलत बनाया है। ठीक, कोई बात नहीं। और 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, और यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है। ये है हमारा 6 माइक्रोफैराड, ये है 12 माइक्रोफैराड, और ये है 3 माइक्रोफैराड। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स, 6 12 3, ये जो फॉलोइंग अरेंजमेंट है, ऊपर बैटरी लगा हुआ है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड इज कैपिटल E। 6 माइक्रोफैराड में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? कैपिटल E। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? कैपिटल E। तो बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अगर 6 माइक्रोफैराड में E एनर्जी है तो 12 में कितनी एनर्जी होगी, ये आपको बताना है। कुछ लोगों ने दोगुना कर दिया होगा, क्योंकि 6 का दोगुना 12 होता है। हो सकता है 2E हो सकता है ना भी हो। कैसे आप थोड़ा सा समझिए इस बात को, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगा हुआ है कैपेसिटर। इसकी एनर्जी पता है, इसकी बतानी है, तो हम 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C को यूज नहीं करेंगे, 1/2 CV स्क्वायर को यूज करेंगे, क्योंकि V सेम होता है। हाफ CV स्क्वायर इसको यूज करेंगे। ठीक है, एनर्जी। अब आप समझिए, मेरी बात को समझिए। पहली बात तो दोनों पैरेलल में लगे हैं,
तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, यानी ये चीज दोनों का सेम है। हाफ भी दोनों के लिए सेम होगा, तो फिर एनर्जी का डिफरेंस क्यों होगा? अगर इसकी एनर्जी ई है तो इसकी भी ई हो सकती है क्या? नहीं, सी, इसका कैपेसिटेंस 2 गुना है। अगर इसका कैपेसिटेंस 2 गुना है तो इसकी एनर्जी भी 2 गुनी हो जाएगी, 2E हो जाएगी, है ना? क्योंकि हाफ तो दोनों के लिए सेम है और V भी दोनों के लिए सेम है। तो अगर आप हाफ CV स्क्वायर बराबर E लिख रहे हैं, जहां पर C इसका कैपेसिटेंस है और V इसका वोल्ट है पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल भी इसके बराबर है, इसका कैपेसिटेंस 2 गुना है, तो C 2 गुना होने के कारण से इसका अंदर जो एनर्जी होगी वो भी 2 गुनी हो जाएगी। आप फॉर्मूले से देखिए तब आपको समझ आएगा, ठीक है? तो इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? 2E एनर्जी, और इसके अंदर E। बढ़िया है। और क्या पूछ रहे हैं अगले में? एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? अब मामला पेचीदा है, पहले आप इनका इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 6 और 12 पैरेलल में लगे हैं तो 18 हो जाएगा। 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड यहां बना दीजिए, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 18 माइक्रोफैराड। और इस 18 माइक्रोफैराड में कितनी एनर्जी होगी? E ऊपर 2E नीचे, यानी इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी? 3E। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट जुड़ जाएगी। यानी 18 माइक्रोफैराड उस पूरे कॉम्बिनेशन में 18 माइक्रोफैराड में 3E एनर्जी है, तो 3 माइक्रोफैराड में कितनी होगी? इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम यूज करेंगे 3E जो एनर्जी है ये 1/2Q²/C, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए जरा, हाफ दोनों के लिए सेम होगा, उसकी एनर्जी निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों के लिए सेम होगा, इसमें दिमाग नहीं लगा सकते। Q² दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, इसीलिए मैंने इसको यूज किया। चूंकि इसका C 18 है, इसका 3 है, यानी C जो हुआ है 18 की जगह 3 डिवाइडेड बाई 6 गुना कम हुआ है कैपेसिटेंस। अगर यहां पर आप 18 यूज कर रहे हैं तो आंसर 3E आ रहा है। तो अगर यहां पे आप 3 यूज करेंगे यानी 6 गुना कम, तो आंसर 6 गुना ज्यादा आएगा। 3 6 18E आएगा। कॉमन सेंस, इस सवाल को हमने कॉमन सेंस से बना रहे हैं, इसमें हम कोई अपना कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसकी एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिख दिया है 1/2Q²/C, और C का वैल्यू 18 है। 18 है तो एनर्जी 3E है। तो अगर इसकी वैल्यू 3 हो जाए, 18 की जगह 3 हो जाए, डिवाइडेड बाई 6 गुना कम हो गई है, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो आंसर ज्यादा आएगा। तो कितना आंसर आएगा? 18E, ठीक है? 6 गुना 3 6 18। चलिए, तो इस तरह हमने दोनों के आंसर बताए। अब आप एक बार उसको रिपीट करके सुन लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको वो थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि हमने इस सवाल को कैसे बनाया। हो सकता है आप इसके लिए कुछ और निकाल के लाएं, तभी तो मजा आता है कि नहीं इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, कैसा उल्टा सीधा तरीका बताया है, कुछ दिमाग नहीं है, ऐसे ही बता देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कोई बेहतर ढंग, बेहतर तरीका जो आपके दिमाग में क्लिक किया हो। ये इस समय मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, तो मैंने अभी इस तरीके से बताया, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आंख मूंद के मास्टर पे भरोसा करेंगे, तो वो खतरनाक होता है। आइए देखिए, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से टोटल कितनी एनर्जी बाहर निकली, तो आप टोटल एनर्जी जोड़ दीजिए। इधर E थी, इधर 2E थी, और इधर कितना आ गया था? 18E। तो 18 19 20 21 21E एनर्जी जो है वो बैटरी से बाहर निकली होगी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड। 28वां सवाल रफ्तार में, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है।
that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in the two cases becomes same. हाँ, आखिरी लाइन बड़ा मजेदार है। मैं इस सवाल को आपको समझाता हूं। मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 1:2 में है, यानी एक अगर आपका C है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2C। पहले उनको सीरीज में लगा रहे हैं और फिर उनको पैरेलल में लगा रहे हैं, C और 2C। इस तरह सवाल ये पूछा गया है, अब आपको समझ आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स ratio 1:2 so that the energy of the two cases becomes same, एनर्जी सेम हो जाए। कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे? मान लो आप इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे Vs, सीरीज है इसलिए S, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे Vp। तो आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड इन द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट। पैरेलल में आप कितना पोटेंशियल लगाएंगे और सीरीज में आप कितना पोटेंशियल लगाएंगे जिससे कि एनर्जी सेम हो जाए, ठीक है। और कैपेसिटेंस 1:2 में दिया गया है, एक का C तो दूसरे का 2C। एनर्जी सेम कही गई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम है। एक काम बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जी इन सीरीज बराबर एनर्जी इन पैरेलल, दोनों बराबर कर दीजिए। सीरीज की एनर्जी क्या हो जाएगी? इस पूरे सर्किट में एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ CV²। इसका C टोटल कितना है वो बता दीजिए, और इसका B टोटल कितना है? VS उसका स्क्वायर। और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C टोटल, और जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर। हाफ हाफ कट जाएगा। इसका C टोटल बताएंगे क्या होगा? 1/C + 1/2C हो जाएगा। 2C C2 1 3/2C, उल्टा करेंगे तो 2C/3। तो लिखेंगे यहां पर हम 2C/3 VS² इज इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 3C, 2C और C 3C Vp²। आपको समझ आ रहा होगा कि हम पूरे सर्किट की एनर्जी की बात कर रहे थे, इसलिए हमने C टोटल डायरेक्टली यूज किया। हाफ C टोटल V², हाफ C टोटल V², ठीक है। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आया? 2C/3, जो कि मैंने यहां कोने पे निकाला। ये पैरेलल था, थोड़ा आसान था, इसका कैपेसिटेंस 3C आया। इस पे पोटेंशियल अप्लाई किया Vs, इस पे अप्लाई किया Vp, तो Vp। रेशियो निकालना है पोटेंशियल का, CC कट गया तो ये आ गया 2/3, यानी नीचे 9 हो जाएगा। Vp²/Vs², यानी यही आंसर आ गया। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो √2/3 इज इक्वल टू Vp/Vs। इसमें और इसमें पोटेंशियल का जो रेशियो आया है वो आया है √2:3, √2/3। और अगर आपने इस रेशियो में पोटेंशियल अप्लाई किया, जो आंसर आया है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों सर्किट्स की सेम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने सेम एनर्जी को सामने रख के इसको आंसर निकाला है। बहुत बेहतर सवाल है ये, अच्छे से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी है तो सबसे पहले दिमाग में यही क्लिक करता है 1/2 CV² या 1/2 Q²/C। अब पोटेंशियल का सवाल था तो हमने 1/2 CV² चुना, Q²/C में पोटेंशियल नहीं आता, ठीक है, और फिर खत्म कर दिया। आप इसको एक बार घुमा के पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ रहती है तो। आइए देखिए अगला सवाल। हो माय गुडनेस, बहुत बेहतरीन सवाल है ये सारे सब अच्छे सवाल हैं। कैपेसिटर वाले जो पोर्शन में सवाल हैं ये सारे के सारे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, और काफ़ी लेंदी हो जाता है इनके कारण ये चैप्टर। टू कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस अननोन है। C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया C1 एंड C2, एंड देन
इन पैरेलल, उसके बाद उन दोनों को किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में, C1 एंड C2 अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट इसमें भी और 100 वोल्ट इसमें भी लगाया। मैं फिर से पढ़ दूं, टू कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट 100 वोल्ट। ठीक है, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉम्बिनेशन इज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, सीरीज वाले में एनर्जी स्टोर हो रही है 0.045 जूल और इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हो रही है 0.25 जूल, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 C2 की वैल्यू नहीं पता थी। हाँ, ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हमको C1 C2 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम आगे वाला सवाल सॉल्व करेंगे, चार्ज निकालेंगे। Q बराबर CV से चार्ज आ जाता है, उसमें कोई भी परेशानी हमको नहीं होगी, लेकिन हमें C चाहिए, तभी हम CV कैलकुलेट कर पाएंगे। दिया क्या है, एनर्जी। अच्छा, एक बात तो हमें पता है, इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2, नीचे एलसीएम लेंगे तो C1 C2, ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 1/C टोटल। तो C टोटल आएगा C1 C2 ऊपर, C1 प्लस C2 नीचे। तो हम लिखेंगे हाफ C टोटल V स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 0.045। इस कॉम्बिनेशन में हाफ C टोटल की वैल्यू आ गई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, V स्क्वायर इज इक्वल टू 0.045। इतना ही लिखें। इसमें आए, इसके लिए हम लिखेंगे हाफ C टोटल V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, पूरे का हमने लपेट लिया है, C टोटल लिख के 0.25 इसका आंसर आया है एनर्जी का। हाफ C टोटल इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल में है, V स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। अब जरा आप इसको दोनों रिजल्ट्स को देखिए अच्छे से। V की वैल्यू हमें पता है 100 और इसमें भी 100, तो इस V की वैल्यू 100, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4, और इधर भी ये 10 की पावर 4 हो जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4। आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये नीचे है, और दो ही वेरिएबल भी हैं, C1 एंड C2 इसमें भी है, C1 एंड C2 इसमें भी है। अब आपको अपना जो मैथमेटिक्स है उसको अप्लाई करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। चूंकि हमको सर्किट की एनर्जी निकालना आता है हाफ C टोटल V स्क्वायर, तो हमने उसके सामने ये लिख दिया C टोटल की वैल्यू V स्क्वायर, नीचे आ गया C टोटल की वैल्यू V स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर लिया अच्छे से तो बड़े आराम से आप C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे और वही आपका आंसर होगा, और मेन आंसर भी वही है। नकल आपको नहीं करनी है, आप पीछे इसका सॉल्यूशन नहीं चेक करेंगे जब तक कि आप इसको अपने आप नहीं निकाल पाते। तो ये आप एक अच्छा सा होमवर्क अपने लिए समझ सकते हैं। C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ये काफ़ी फेमस है, मैं हर साल बच्चों से कैलकुलेट करवाता हूँ, उन्हीं से करवाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, इधर से उठाओ वैल्यू उधर रखो, उधर से इधर रखो, ये सब। तो मैं कहता हूँ आप लोग करिए बैठ के आराम से, बच्चे लोग कर लेते हैं। आइए देखिए अगला सवाल, 30वां सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द C2। यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, और इसको अर्थ कर दिया गया है और इसको यहाँ पर 90 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। कह रहे हैं पॉइंट A, यहाँ पर A पॉइंट है जो कि 90 वोल्ट है, और जबकि इस वाली प्लेट को अर्थ किया गया है, यानी इस वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये वाला, वो 0 वोल्ट का हो जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर इस तरीके का अर्थिंग वाला सवाल आता है तो हम अपना दिमाग ऐसे लगाएं कि ये पॉइंट 90 वोल्ट पे है, ये पॉइंट 0 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 90 वोल्ट का। तो हम इस अर्थ को हटा के 90 वोल्ट की बैटरी लगा लें। ठीक है, C1 C2 C3, C2 का आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन C2। C1 20 है, C2 30 है, C3 15 है।
20, 30 एंड 15 माइक्रो माइक्रो माइक्रो। आई होप कि आप इस सवाल को बड़े आराम से निकाल लेंगे। जब भी आपको किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना हो, आप आंख मूंद के चार्ज निकालिए सबसे पहले, और उसके लिए आपको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे निकालना पड़ रहा है इस तरह से। 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 C2 C3, एलसीएम ले लीजिए 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, 15 दूनी 60, 3 2 5 4 9/60, आंसर आया 60/9। उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में, 60/9 आंसर आया। तो C टोटल सर्किट का आया इस पूरे का 60/9 माइक्रो। तो Q टोटल हो जाएगा Q बराबर CV, तो CV टोटल चार्ज कितना बैटरी ने डिलीवर किया वो 60/9 माइक्रो, और वोल्ट कितना है 90, 9 से 90 गया 100 बार, तो आ गया 600 माइक्रो कूलम, जो कि इन तीनों में जाएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हैं, एक एक करके 600 तीनों में जाएगा। 600 माइक्रो कूलम। आपको C2 का बताना है, तो आंसर है V2 इज इक्वल टू Q/C2। इसके अंदर चार्ज गया 600 माइक्रो, और इसका C है 30 माइक्रो, कट गया 20 वोल्ट। दिस इज द आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2। ठीक है, कई बार इसको कर चुके हैं, तो अब आपको ये अजीब नहीं लगना चाहिए कि अर्थ कर दिया है, ये कैसे, क्या मतलब समझ नहीं आया ऐसा। ठीक है, आइए देखिए। चलिए, एनर्जी भी निकालनी थी इस बीच वाले की, हम हाफ CV² से निकालेंगे। ठीक है, इसका C बीच वाले का 30 माइक्रो है, इसका पोटेंशियल अभी निकाला था 20 वोल्ट, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 15 बार जाएगा, 15 माइक्रो इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 60 यानी 6000 माइक्रो जूल। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इतना पूरा 1 महीना आप पढ़ लिए हैं इस चैप्टर को, तो आपको अब कोई जल्दी नहीं लगनी चाहिए। चलिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन यानी डेरिवेशन करना है। बहुत कम डेरिवेशन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा हर सवाल में इतना सारा कैलकुलेशन करना है ना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज्ड कैपेसिटर का जो आप एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन आप करते होंगे, dq चार्ज इधर ट्रांसफर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का V' है ना। तो आप इस तरीके से निकालते हैं, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग dq चार्ज, वर्क बराबर QV, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। अगर हम पूरा चार्ज ट्रांसफर करें इस वाले प्लेट से इस वाली प्लेट की तरफ, 0 से Q टोटल पूरा चार्ज ट्रांसफर होता है। V' की वैल्यू हो जाएगी Q/C, और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से Q, आंसर आ जाएगा टोटल वर्क डन इज 1/2 Q²/C। मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप किए हैं, उसका कारण ये है कि आप के बगल में कॉपी रखी हुई है, आप एनर्जी का डेरिवेशन जब उठा के देखेंगे तो आपको सारे स्टेप्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और पहले भी हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, हमारे लिए नया नहीं है। एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो जाएगा वर्क डन, और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी पूछी गई है, तो आपको याद होगा इस डेरिवेशन को हमने आगे भी बढ़ाया था, और एनर्जी डेंसिटी इस एनर्जी को वॉल्यूम से भाग लगाया था, और आंसर आया था, इसको लिखते हैं स्मॉल u, और आंसर क्या आया था इसका 1/2 ε0 E²। यही होती है एनर्जी डेंसिटी इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज होगा, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी है। आइए देखिए, चलिए बढ़िया। अगला सवाल, इसका दूसरा पार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज E। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q ओवर ए क्लोज रेक्टेंगुलर लूप। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पॉजिटिव प्लेट
नेगेटिव प्लेट, और यहां पर आप स्मॉल क्यू को ऐसे एक क्लोज रेक्टेंगुलर लूप में ऐसे मोशन कराएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ऐसे मूव करा रहे हैं आप और चार्ज को एक क्लोज पाथ में मूव करा रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा। आपने 11th क्लास में ध्यान किया होगा, याद किया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं उनमें क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करता है तो आपका क्लोज लूप में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर पाथ पे मोशन करा रहे थे, अच्छी बात है। 32वां फिर से डेरिवेशन, वेरी गुड। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए सेपरेशन डी। ओहो, कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसकी एरिया ए है और सेपरेशन डी है। आप जानते हैं, आप लिखेंगे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और वी कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे V इज इक्वल टू ई डी। कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, E बराबर dV अपॉन डी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। और डी आर जो है, जिन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, तो मैंने डायरेक्ट ed लिखा है, EDR की जगह। ठीक है, आइए तो V की जगह लिखेंगे E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d धर देंगे, यहां पर आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d। सिग्मा की जगह क्यू अपॉन a लिखेंगे, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको हम ज्यादा नहीं कराना चाहते। Two charged spherical conductors of radii r1 and r2, two charged spherical conductors of radii r1 and r2, ये भी स्फीयर ही है, मुझसे उल्टा सीधा बन गया, क्या वायर से कनेक्ट किया गया। When connected by a plate, इन दोनों स्फीयर को एक प्लेट से कनेक्ट किया गया है। किसी से भी कनेक्ट करो, चाहे प्लेट से चाहे वायर से, चार्ज फ्लो हो जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक फ्लो होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज इन टर्म्स ऑफ रेडियाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, Q1 अपॉन एरिया, ये हो जाएगी इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, और सिग्मा 2 हो जाएगी इसकी डेंसिटी। इसके चार्ज मान लें Q2 और इसका मान लें एरिया A2। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, वो हम लोगों को पता है। तो ये आंसर आ गया 4 पाई r1 स्क्वायर और 4 पाई r2 स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज जिसका हमने Q1 माना उसका चार्ज Q2 माना, एरिया 4 पाई r स्क्वायर, एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर। गलत हो गया क्योंकि इसमें हमने चार्ज माना है, और इस तरह आंसर नहीं लिखे जाते अपनी तरफ से कुछ मान के। अब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो आपने डायरेक्ट आंसर पे अटैक किया था, सिग्मा पे अटैक किया था डायरेक्टली। असल में आपको पोटेंशियल पे अटैक करना चाहिए। जब भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को वो कनेक्ट करेंगे किसी से, वायर से या प्लेट से, तो आपको पोटेंशियल बराबर लिख लेना, क्योंकि तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर। इसका पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। ये कट गया और यहां से हमने निकाल लिया Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू R1 अपॉन R2। ठीक है, और यहां रख देंगे, रेशियो निकालना था सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 जो हमारा आ रहा था Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये आ रहा था, है ना, Q1 अपॉन Q2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये आंसर आ रहा था। डायरेक्टली सिग्मा पर अटैक किया था क्योंकि सिग्मा पूछा गया था, जैसे छोटे बच्चे करते हैं और गलत भी कर देते हैं। हमको ये पता था कि अगर प्लेट से या वायर से कनेक्ट किया गया है तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख के हमने सेम कर दिया, और यहां से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू R1 अपॉन R2 आ गई। तो यहां पे आप लिखेंगे R1 अपॉन R2, एक एक कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा।
इस तरीके से दिमाग लगाने वाले कुछ सवाल दे देते हैं, आप डायरेक्टली सिग्मा पे अटैक करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। चलिए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। हम जल्द ही आमने सामने की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक ऊपर के ऑर्डर आएंगे तभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि हम संडे को एक लंबी लंबी क्लासेस लगा सकते हैं, 3-3 घंटे वाली क्लासेस। और वो 3 घंटे इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम पर्याप्त डिस्कशन कर सकें प्रत्येक टॉपिक का। समय चाहिए होता है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा। ओके, चलिए, थैंक यू।